Hello, बच्चों, welcome back to the channel. So, if you are new to this channel, hello, my name is Muskan Agrawal. Me, along with my team, teaches you all from classes 9 to 12th, all subjects. Well, we are starting off with geography again for class 10. This time with chapter number 2, and the chapter's name is Forest and Wildlife. जंगल और स्पीशीज. ठीक है, अब जंगल कितने इंपॉर्टेंट है ये तो आप सबको पता होगा. देखो, जो क्लास 10th का पोर्शन है ना, वो कंजर्वेशन पे बात करता है कि सबको ये तो पता है कि उन्हें बचाना कितना ज्यादा जरूरी है, फॉरेस्ट कितना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए. सारे स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं. अगर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे. ह्यूमंस किस पे सरवाइव करेंगे? अगर ह्यूमंस नहीं होंगे तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नहीं होंगे. वेल, ये सब तो बेसिक सी बातें हैं जो आपने क्लास 7-8 में पढ़ी हुई हैं. तो उन्हें कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, वो सब के बारे में ये चैप्टर है. तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं. छोटा सा चैप्टर है, ये जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं वन शॉट में. सबसे पहला आपका टर्म है बायोडाइवर्सिटी. व्हाट डज इट मीन? बायो मतलब होता है बच्चों लाइफ, जिंदगी, और डाइवर्सिटी मतलब होती है वैरायटी. ठीक है, बायो मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब क्या होती है? वैरायटी. यानी जिंदगी की, लाइफ की अलग अलग वैरायटी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी. वेल, दुनिया में इतने सारे स्पीसीज है. ऐसा कहा जाता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तो इतने स्पीसीज हैं जिनको अभी तक हमने डिस्कवर भी नहीं किया है, जो हमें पता भी नहीं कि एग्जिस्ट करते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? रिच वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन. ऐसी स्पीशीज जो कि बहुत वेराइटी की है, सबका अलग अलग फॉर्म है, सबका अलग अलग फंक्शन है, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंस. लेकिन वो सारे स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. जैसे ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट है डियर, डियर के ऊपर डिपेंडेंट है लायन, और जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे फीड करते हैं स्कैवेंजर्स, वो उन पे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और हम ह्यूमंस उन सब पे डिपेंडेंट है. हम ह्यूमंस है ओमनीवोरस, वेजिटेरियन सिर्फ नेचुरल चीजों पे डिपेंडेंट है, और जो नॉन वेजिटेरियंस है वो कार्निवोरस, मतलब सॉरी, वो फ्लैश और नेचुरल दोनों चीजों पे डिपेंडेंट है. तो हमको हमारी डेली लाइफ के लिए भी हमको नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है. जैसे कि मेरे को ये डस्टर बनाना है, बिना लकड़ी के थोड़ी ना बन जाएगा, तो हमें इसके लिए पेड़ की जरूरत है. इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जमीन और सॉइल की जरूरत है. सारी चीजों की पानी की जरूरत है, सब चीजों की जरूरत हमें पड़ती है, और सब लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं. फिर चाहे वो कोई प्लांट हो, ह्यूमन हो या एनिमल हो, तीनों ही एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है और तीनों ही एक दूसरे के साथी हैं इस धरती पे सरवाइव करने के लिए. ठीक है, अब ये दो फॉर्म में होते हैं, एक होता है फ्लोरा, एक होता है फौना. फ्लोरा मीन्स प्लांट स्पीशीज एंड फौना मीन्स एनिमल स्पीशीज. सारे प्लांट स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं. सारी एनिमल स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? फौना कहते हैं. ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है. आई होप आपको बायोडाइवर्सिटी और फ्लोरा और फौना बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा. द एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी. हम जिस जगह पे रहते हैं वहां पे बहुत सारी डाइवर्सिटी हमको देखने को मिल सकती है. जैसे कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी अपने इंस्टीट्यूट में खड़ी हूँ. ठीक है, यहाँ पे हो सकता है मुझे मक्खी दिख रही हो, मच्छर दिख रहे हो, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, और आपके जमीन में चींटियां दिख रही हो, कुछ दिख रहे हो. जैसे आप मैं इस इंस्टीट्यूट से बाहर निकलूंगी, मुझे गाय दिख जाएगी, मुझे डॉग्स दिख जाएंगे. फिर मैं थोड़ी दूर अगर और जाऊंगी तो मुझे और कोई इंसेक्ट दिख जाएगा, ग्रास हॉपर दिख जाएंगे, बीटल्स दिख जाएंगे. तो इतने सारे डाइवर्सिटी हमारे इर्द गिर्द रहते हैं. हम जहाँ जिस हैबिटेट में रहते हैं, आप अपने घर में कॉकरोच दिख जाते हैं, कभी चूहा दिख जाता है, कभी लिजर्ड दिख जाती है, कभी मॉस्किटोज दिख जाते हैं. इतने सारे हैबिटेट हमारे आसपास रहते हैं. पेड़ भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं. यहाँ पे तो कोई पेड़ नहीं है, मैं इस इंस्टीट्यूट से बाहर जाऊं तो मुझे नीम का पेड़ दिख जाए, फिर आगे चल के बरगद का पेड़ दिख जाए, फिर आगे मैं और जाऊंगी तो मुझे मैंगो का पेड़ दिख जाए. तो इतने सारी डाइवर्सिटी हमारे इर्द गिर्द रहती है. अब इकोसिस्टम क्या होता है? आप लोग क्लास 5, 6, 7, 8 सब में पढ़े हो इकोसिस्टम क्या होता है, और इवन मैं बता दूं कॉलेज में भी आप लोग पढ़ने वाले हो इकोसिस्टम के बारे में. तो इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया होता है जहां पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिलजुल कर रहते हैं दोस्तों की तरह. ठीक है,
आपको इकोसिस्टम एक पॉन्ड में देखने को मिल सकता है, अपने घर के एक्वेरियम में भी देखने को मिल सकता है। अब बायोटिक और एबायोटिक क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में होते हैं यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे पेड़ पौधे, एनिमल्स, ह्यूमंस, सब किस में है? बायोटिक में। तीनों ही नेचर से आते हैं लेकिन लिविंग है तो क्या होंगे वो? बायोटिक। एबायोटिक में सारे नॉन लिविंग आएंगे, जो भी हमको नेचर से द्वारा प्रोवाइडेड है बट वो नॉन लिविंग है, जैसे कि माउंटेन, वाटर, एयर, ये सारे क्या होंगे? एबायोटिक कंपोनेंट होंगे। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया होता है जहां पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, दोस्तों की तरह। फिर आते हैं इस पे इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है। Humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system. अब ह्यूमन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जब एक वेब बना ले, जैसे कि मैंने ये वेब बताया, उसे हम क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल सिस्टम। एक ह्यूमन प्लांट पर भी डिपेंडेंट है, एक ह्यूमन, अब आप एक बात बताओ, भले ही नॉन वेजिटेरियन हो लेकिन आप उसमें प्लांट्स का तो उपयोग करोगे ना नॉन वेज बनाने के लिए, उसको गार्निश करने के लिए, धनिया पत्ती का, मसालों का। तो ह्यूमन जो है वो प्लांट पे भी डिपेंडेंट है, एनिमल पे भी डिपेंडेंट है। अगर जो नॉन वेजिटेरियन नहीं भी खाते हैं वो एनिमल के बने हुए सामान का यूज करते हैं, जैसे हाथी के दांत से बैंगल्स बनते हैं, लेदर का हम लोग यूज करते हैं, फर का यूज किया जाता है, तो ये सारी चीजों का हम यूज करते हैं। तो ह्यूमन जो है वो प्लांट और एनिमल पे डिपेंडेंट हो और एक कॉम्प्लेक्स वेब बना ले तो उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सिस्टम। ये इतना आपको समझ में बेस आ गया होगा, आई होप। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वन ऑफ द रिचेस्ट डाइवर्सिटी है, ठीक है। इंडिया की वन ऑफ द रिचेस्ट डाइवर्सिटी है, जैसे सुंदरबन डेल्टा है इंडिया के पास। इंडिया के पास फॉरेस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ इंडिया मुझे कंप्लीट देश लगता है क्योंकि उसके पास फॉरेस्ट भी है, उसके पास रेगिस्तान भी है, उसके पास सीज भी है, माउंटेन्स भी है, ग्लेशियर्स भी है, सब कुछ है इंडिया के पास। तो इंडिया की डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा इमेंस है। इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत इमेंस तरीके की डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो हमें उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, इंडिया के बारे में अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट स्पीशीज के बारे में और वो क्यों डिप्लीट हो रहे हैं, फ्लोरा और फौना क्यों डिप्लीट होते जा रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कम होते जा रही है, उसके रीजंस के बारे में। तो IUCN विच इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने ये स्पीशीज को, हमारी पूरी स्पीशीज को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं नॉर्मल स्पीशीज में, यानी कि ये ऐसी स्पीशीज होती है कि जो कि दूर दूर तक कभी एक्सटिंक्ट या एंडेंजर नहीं होने वाली है। एग्जाम्पल है इसका ह्यूमंस, ठीक है। हम ऐसी स्पीशीज है कि अभी 100 साल तक तो हमें बचाने का सोचा ही नहीं जा सकता, 100-200 साल तो अभी हम खत्म होने ही नहीं वाले हैं, इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है ह्यूमंस की। एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज है जो कि अब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लू शिप। फिर आता है वल्नरेबल स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज यानी कि ऐसे स्पीशीज जो बहुत ऑलरेडी कम है लेकिन अगर थोड़े और कम हुए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल ब्लैक बग, काला हिरन, बॉलीवुड फैंस काला हिरन। सो रेयर स्पीशीज क्या होते हैं? रेयर स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं, जैसे कि वाइल्ड एशियाटिक बेफेलो, और इनकी क्वांटिटी ऑलरेडी बहुत कम होती है। एंडेमिक स्पीशीज ये एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, जैसे अंडमान टील, ये सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाएगा और कहीं नहीं। फिर आते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज, यानी कि जो इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर, और वो तो ओवर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और जैसे कि पिंक हेड डक, यानी कि एक ऐसी डक जिसका हेड पिंक कलर का हो। वाओ, कितनी ब्यूटीफुल होती होगी ना, मैंने तो कभी नहीं देखी। आपने देखी है? नहीं देखी होगी यार, एक्सटिंक्ट हो चुकी है पिंक हेड डक। अब आते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्लोरा और फौना के क्वांटिटी को कम करने के लिए? सबसे पहले कॉलोनियल रूल। अब जब अंग्रेज आके हमारे देश में रूल कर रहे थे, ऐसा तो नहीं उन्हें इंडियन से प्यार था या इंडियंस उन्हें पसंद थे, नहीं, वो हमारे रिसोर्सेज के लिए हम पे रूल कर रहे थे। इंडिया के पास इतने सारे रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करने के लिए, तो उन्होंने रेलवे का कंस्ट्रक्शन किया, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए लार्ज नंबर्स में फॉरेस्ट को काट दिया, जिसमें से बहुत सारे स्पीशीज को इफेक्ट हुआ।
एग्रीकल्चर माइनिंग चालू की, जब हम माइनिंग करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं और पूरी लैंड क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, पूरे लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट को बर्न किया जाता है, तो उससे भी स्पीशीज के क्वांटिटी में फर्क पड़ा। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, इंडिया का 70 से 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंडल्ज है, और एग्रीकल्चर करने के लिए आपको चाहिए जमीन। कई लोग जमीन को फॉरेस्ट को क्लियर करके एज एग्रीकल्चर लैंड यूज करते हैं, तो उससे भी स्पीशीज को फर्क पड़ा, क्योंकि फॉरेस्ट ही इनका घर होता है, और जब ये घर ही जब नहीं है तो ये कहाँ जाए। फिर आते ग्रेजिंग एंड माइनिंग, जब एनिमल्स ज्यादा ग्रेजिंग कर लेते हैं तो उससे भी स्पीशीज को फर्क पड़ता है। माइनिंग, जैसा कि मैंने बताया कि माइनिंग करने से पहले हमें बॉम्ब ब्लास्ट करना पड़ता है उस जगह को, और जब बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं जमीन तो खराब होती ही होती है, साथ ही साथ आसपास के सारे स्पीशीज चले जाते हैं। तो फिर आते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? एक लैंड लिया जाता है बड़ा सा, पूरे में कल्टीवेशन नहीं की जाती, मान लीजिए इतने पार्ट में कल्टीवेशन हो रही है, और इसको जला दिया जाता है पूरे फॉरेस्ट को, ताकि यहाँ पे कल्टीवेशन हो सके, और फिर इसको ऐसी बैरन छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे जो पार्ट जलाया गया है, यहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे सब तो चले जाएंगे, सब या तो मर जाएंगे, या तो उन्हें रहने को प्रॉपर सर्वाइवल कंडीशंस नहीं मिलेंगे, तो वो वहां से चले जाएंगे, और इससे भी स्पीशीज की क्वालिटी क्वांटिटी में फर्क पड़ता है। हंटिंग, हम जानवरों को हंट करते थे, पहले राजा महाराजा हंट करते थे, फिर ब्रिटिशर्स ने हंटिंग चालू की, इवन कुछ इंडियंस भी अभी हंटिंग में उतरे हुए हैं, ऑल्दो इट इज इलीगल नाउ। ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हर चीज की समस्या है। पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो लोगों को रहने की ज्यादा जगह चाहिए होगी, लोगों को काम करने के लिए जगह चाहिए होगी, तो उसके लिए फॉरेस्ट को क्लियर करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। फॉरेस्ट फायर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, और गर्मी की वजह से फॉरेस्ट फायर। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यमुना जी हमारी झाग, वाइट झाग में बदल चुकी है, और वैसे तो 2 से 3% यमुना ही दिल्ली में है, लेकिन यमुना के पूरे 100% जोग्राफिकल एरिया में से वो सिर्फ 2 से 3% ही दिल्ली से पास होती है, लेकिन उसका 60 to 70% ऑफ द कचरा किससे आता है? दिल्ली से आता है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर फैक्ट्रीज और हाउसेस का प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से भी स्पीशीज को फर्क पड़ता है। जैसे कि गंगा में पहले पाई जाती थी गंगा डॉल्फिन, डॉल्फिन पाई जाती थी पहले गंगा में, लेकिन लोगों ने गंगा माँ को भी इतना पॉल्यूट कर दिया है कि वहां की डॉल्फिन जो है वहां नहीं पाई जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे फ्लोरा और फौना के डिप्लीशन के लिए। अब पहले हमने डिस्कस किया कि क्या क्या डिस्ट्रक्शन हमने कॉज किए, फॉरेस्ट फायर, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब उसके क्या क्या इफेक्ट हुए हैं लोगों पे, फॉरेस्ट पे, वाइल्ड लाइफ पे। लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, देखो ऐसे अभी भी कई ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो कि सिटीज में नहीं रहती हैं, जो कि फॉरेस्ट के उनका घर होता है, उनकी लाइवलीहुड होती है, उनका रोजी रोटी होता है। जब हम उस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उनकी एक डाइवर्सिटी, उनका कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उन्हें मजबूरन सिटीज में आके रहना पड़ता है। इफेक्ट ऑफ ऑन वुमेन, कभी कभार जब पानी की स्कैरसिटी होती है, राजस्थान के किसी गांव में वुमेन लोग क्या करते हैं, दूर उन्हें जाना पड़ता है 4-5 किलोमीटर पानी भरने के लिए, फिर वो वापस आती तो उनका काम बढ़ जाता है वुमेन का। लकड़ी इकट्ठा करो, किसी के घर में गैस नहीं होता, उन्हें चूल्हा की जरूरत होती है, तो उन्हें लकड़ी इकट्ठे करने जाना पड़ता है। द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन, एग्जाम्पल फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। अब डिग्रेडेशन, जब हम इन्वायरमेंट को ऐसे डिग्रेड करेंगे तो फ्लड आना तो स्वाभाविक है, अब पेड़ ही नहीं रहेंगे, पेड़ मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, सॉइल इरोजन होगा, फ्लड आएंगे, सुनामी आएगी, अर्थक्वेक आएगी, ये सब चीजें होंगी। पोवर्टी, गरीबी हर चीज में आ जाती है, जो भी डिस्ट्रक्शन होगा डाइवर्सिटी से रिलेटेड उसमें पॉवर्टी आना निश्चित है, क्योंकि लोगों का, कई लोगों का सामान वो लोग बना बना के बेचते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके, फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो पॉवर्टी भी आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी डेट। ये जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 में लागू किया गया था, इंडियन हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंसेक्ट्स को, जानवरों को, सबको, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बच्चों अब हम डिफरेंस जानते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में। आपको हमेशा थोड़ी कंफ्यूजन होती होगी कि क्या क्या इनमें अंतर है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, इसमें बहुत लेस रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, और ये गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन होती है। प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस बहुत ही कम होते हैं।
और इंडिया में 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे लैंड होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किए जाते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन होती है, ठीक ठीक रेस्ट्रिक्शन होती है। 18 है अभी तक इंडिया में। अब आते हैं नेशनल पार्क। ये एक प्रॉपर नोटिफाइड एकदम लॉ के द्वारा गवर्न एरिया होता है, एरिया ऑफ लैंड होता है। हैवी रेस्ट्रिक्शन, बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं यहाँ पे। मतलब आप अगर जाओगे तो आधार कार्ड देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंट्रीज देनी पड़ेगी। हैवी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और इंडिया में टोटल है 104 नेशनल पार्क्स। अब वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या होता है? अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980s एंड 1986 लोगों के अंदर जागरूकता जागी कि हमें भाई वाइल्ड लाइफ तो बहुत प्रोटेक्ट कर लिया, हमें इंसेक्ट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो बटरफ्लाइज, मॉथ्स, इनको प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया और प्लांट्स को भी बारे में सोचा गया और 1991 आते तक प्लांट्स को भी प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया। अब आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर कैसे आया, कैसे इंप्लीमेंट हुआ, उसने गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो इंडिया का जो नेशनल एनिमल है टाइगर, तो गवर्नमेंट को लगा कि उस टाइगर को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसके नंबर्स जो थे वो दिन पे दिन नीचे आते जा रहे थे। तो इंडिया ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि लॉन्च हुआ था 1973 में। और क्योंकि पॉपुलेशन डिक्लाइन फ्रॉम 55,000 to 1827 एट टर्न ऑफ सेंचुरी, मतलब 100 साल में 55,000 से टाइगर सिर्फ कितने बच गए? 1827 सॉरी। तो 55,000 से टाइगर सिर्फ 1827 पे आ गए 100 साल के अंदर पे। अब वो खुद से तो मरे नहीं होंगे, हमने हंट कर दिया, कुछ लोगों को फॉरेस्ट काट दिया गया तो टाइगर्स खुद ब खुद मर गए। रीजन क्या था? ट्रेड। अब टाइगर की स्किन जो है बहुत ही ज्यादा काम आती है लेदर बनाने के लिए और भी चीज, फर वर्गर बनाने के लिए। श्रिंकिंग हैबिटेट, और इससे उनकी जो हैबिटेट थी वो कम होती जा रही थी, जंगल काट दिए जा रहे हैं। टाइगर जाएंगे कहाँ? आई थिंक खबर आती रहती है टाइगर इस मोहल्ले में घुस गया, इस बिल्डिंग में घुस गया। क्यों घुस रहा है भाई? उसे शौक तो है नहीं हमारे बीच रहने का। इसीलिए क्योंकि वहां पे उन्हें जंगल नहीं मिल पा रहे हैं और ग्रोइंग पॉपुलेशन भी इसका रीजन हो सकते हैं। The trade of tiger skins and use of their bones in traditional medicines were banned. पुराने जमाने में आयुर्वेदिक मेडिसिन में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में टाइगर की हड्डियों का इस्तेमाल होता था, उसे बैन लगा दिया गया। टाइगर के स्किन का जो इस्तेमाल होता था लेदर बनाने के लिए, फर बनाने के लिए, उस पर भी बैन बना दिया गया। ऑल्दो अभी भी बहुत लोग टाइगर की स्किन का इस्तेमाल करते हैं। 2/3 ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इज फाउंड इन इंडिया एंड नेपाल। पूरे वर्ल्ड का 60%, 60 to 65% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पाया जाता है? इंडिया और नेपाल में। तो लोगों को लगा अगर इंडिया और नेपाल में ही हम टाइगर को सेव कर देंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम टाइगर को सेव कर पाएंगे। इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1973। अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के एंड की तरफ। वाइल्ड लाइफ, अब हम थोड़े से सेंचुरीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फॉरेस्ट के टाइप्स को, देन आवर चैप्टर विल बी ओवर। तो जैसा कि हमने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ा, तो बहुत सारे इंडिया में टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये नाम के टाइगर रिजर्व है लेकिन हर तरीके के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि सिचुएटेड है उत्तराखंड में, मानस टाइगर रिजर्व जो कि सिचुएटेड है असम में, परियार केरला में, सरिस्का राजस्थान में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल। सुंदरबन मतलब डेल्टा है और यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है, वेजिटेशन पाई जाती है। तो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन लाया करता है और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है जो कि नेशनल एनिमल है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, 3 तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, विच आर रिजर्व्ड, अनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड। अब रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने रिजर्व करके रखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती है, इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियां, इंपॉर्टेंट प्लांट्स, इंपॉर्टेंट एनिमल्स। उसके बाद प्रोटेक्टेड, ये फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने प्रोटेक्ट करके रखा है फॉरेस्ट को और यहाँ पे विदाउट परमिशन एंट्री बैन है अनटिल एंड अनलेस कई लोगों ने टिम्बर की परमिशन दी कि टिम्बर के अलावा यानी लकड़ियों के अलावा आप आदिवासियों को ये इजाजत होती है कि आप कुछ कुछ वहां से प्रोटेक्टेड सामान यानी उनकी जो इस्तेमाल करने वाली चीजें, आयुर्वेदिक चीजें, वो वहां से वो ले सकते हैं। अनक्लोज, ये किसी कम्युनिटी, इंडिविजुअल के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा ओन की गई लैंड होती है, फॉरेस्ट होती है और इसमें कोई भी रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन नहीं होती है। ये दोनों को यानी कि रिजर्व
और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को टुगेदर हम कहते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। क्या कहते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट। इन दोनों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा परमानेंट फॉरेस्ट पाया जाता है इंडिया का। तो अब हम आ चुके हैं चैप्टर के एंड की तरफ। लास्ट हम चिपको मूवमेंट और इंसानों ने क्या क्या किए, तो चलो गवर्नमेंट ने कर लिया, अब हम इंसानों का भी फर्ज बनता है कि लोकल लोगों का भी, कि हम कुछ करें अपने इन्वायरमेंट के लिए। तो लोगों ने क्या क्या किया, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है जो इंसानों ने पहल की है हमारी वाइल्ड लाइफ और नेचर को बचाने के लिए, इस चिपको मूवमेंट, हगिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि ट्रीज को हग करना और उन्हें प्रोटेक्ट करना। जब भी कोई हंटर्स या लकड़हारे आते थे ट्रीज को काटने के लिए, तो जो कम्युनिटी के लोग होते थे, गांव के लोग होते थे, वो लोग ट्रीज को हग कर लेते थे और उन्हें कटने नहीं देते थे। तो ये जो चिपको मूवमेंट था वो स्टार्ट किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, और ये कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन था, यानी पूरी कम्युनिटी इसके साथ जुड़ी हुई थी। अटेम्प्ट टू रिवाइव ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड, और ये एक ट्रेडिशनल यानी कि बहुत ही पुराना कंजर्वेशन मेथड है जिससे पेड़ों को बचाया जाता था। फिर आता है बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था फार्मर्स के द्वारा, और स्टार्ट हुआ था तेहरी और नवदनिया में। और ये जो बीज बचाओ आंदोलन है, ये मोटिव रखता था कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल चीजों का यूज नहीं करना है, हमें नेचुरल चीजों का यूज करना है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। लास्ट है हमारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट हुआ था ओडिशा में 1988 में। इसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग मिल के काम करते थे। इनका एक डील हुआ था कि जैसे जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है जहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता, वो कम्युनिटी यानी ट्राइबल लोगों को अलाउ करते थे कि आप जाओ, लेकिन वहां से आप टिम्बर नहीं ले सकते, यानी कि आप वहां से लकड़ियां नहीं ले सकते, लकड़ियां नहीं काट सकते, बाकी आपको जो लेना है फॉरेस्ट से आप लीजिए। और बदले में ये कम्युनिटीज फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती थी, ठीक है, कि ताकि कोई भी आके लकड़ी ना काट सके और चीजें ना कर सके। एट द एंड हमको हमेशा हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करके रखना चाहिए। और बेसिक से पॉइंट्स है इस चैप्टर में जो हमने पढ़े हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक सब्सक्राइब करके जाना।